डिस्प्लेस जो कंपन वाली बॉडी का मोशन शुरू कर रहा है, कंपन कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटरी बॉडी, और इन टेक्निकल लैंग्वेज यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर, बेटर प्रॉपर ये लिखना चाहिए। फिर मैं एक सिंबल दे रहा हूं आपको वी। वी को मैं लिख रहा हूं वेलोसिटी एट एनी मोमेंट। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है टाइम के किसी खास मौके पर। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट वर्ड का मतलब होता है क्षण, मौका, पल। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ले रहा है टीचर। तो टीचर ने नीचे वी को क्या लिखा, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर। और अब क्या लिख रहा हूं मैं बेटे, ए एक्सेलरेशन ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर, यानी कंपन करने वाली चीज का एक्सेलरेशन। और आपको पुराने मोशन के बेसिक चैप्टर से पता ही है कि वेलोसिटी जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, और जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। यस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू यहां रख दूं तो ये सारी चीज इधर आएगी, तो इट बिकम्स अ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बाकी न्यूमेरिकल में इनकी पहचान करनी हो तो आपको अच्छे से पता है, डिस्प्लेसमेंट को मीटर में बताते हैं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, और एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का एक और भी ऐसा यूनिट होता है, वो भी याद होना चाहिए, न्यूटन पर केजी। अब मैंने ये आपको चीजें बताई, क्यों बताई? क्योंकि मैंने अपने बच्चों को डिफाइन करना है कि एसएचएम मोशन क्या होता है। तो देखो बीच वाले सेक्शन में मैं आपको एसएचएम मोशन का डेफिनेशन करवाने लगा। कह रहे हैं कि एसएचएम मोशन वो मोशन है, एसएचएम मोशन वो मोशन है, ध्यान से सुनना बेटे, जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और उन दोनों में स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। यानी acceleration is directly proportional to displacement of the SHM oscillator। एक बात याद रखें, बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा पैरामीटर इंक्रीज हो जाए तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल रहे। नो नो, एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़े, और ऊपर से उनमें ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, लीनियरली राइजिंग। मैं अभी ग्राफ दिखाऊंगा इनका, तब जाके आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए, one parameter increases, other increases. Second, the graph between the two should be straight line, linearly rising. और दूसरी बात ये, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, दोनों की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है उससे अपोजिट डिस्प्लेसमेंट। अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, अपोजिट की वजह से माइनस लगा रहा हूं, तब उसको एसएचएम मोशन बोले। यानी कोई बच्चा बोले सर, कैन आई डिफाइन एसएचएम मोशन लाइक दिस? An SHM motion is that motion in which acceleration of the oscillator is directly proportional to the displacement and both are directed oppositely। तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही। एक बात और बेटे, इस y की पावर हमेशा 1 ही होनी चाहिए। अगर इस y की पावर 2 हो जाएगी तब भी वो कंपन वाला मोशन रहेगा, लेकिन सिंपल वर्ड नहीं लगेगा। और हमारे सिलेबस में सिंपल वर्ड है चैप्टर में, इसलिए y की पावर लीनियर होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ओके, तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट रेज्ड टू द लीनियर पावर, यानी 1, एंड बोथ शुड बी अपोजिट इन डायरेक्शन। अगर ये दो कंडीशनें सेटिस्फाई हो जाए तो मोशन को एसएचएम मोशन बोलते हैं। एक और बात, अब सभी बच्चों को पता है कि एक्सेलरेशन कैन बी रिटन एज दिस। ओके, तो मैं इसको लिख देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने वाई लिख दिया नेगेटिव के साथ,
और आप सभी को पता है कि वेन एवर प्रोपोर्शनलिटी इज रिमूव्ड बाय इक्वल, तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं। मैंने लगा लिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करा गया बेटे, तो वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकला ओमेगा स्क्वायर के बराबर। बच्चा पूछता है मेरे से, सर ओमेगा क्या है? तो ओमेगा है, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सर वो क्या होती है? वो होती है बेटे 2 पाई टाइम्स नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो सुनो, फ्रीक्वेंसी समझो। मान लीजिए कोई बॉडी मैंने ऐसे लटका दी, जैसे सिंपल पेंडुलम, मैंने इसको जरा सा पुश कर दी, ये एक्सट्रीम पोजीशन पर गई, वहां से वापस मीन पोजीशन पर आई, मीन से सिमेट्रिकली लेफ्ट साइड पर एक्सट्रीम पोजीशन पर आई और वापस मीन पर चलेगी। हालांकि ये मोशन कंटिन्यूड रहेगा, लेकिन टीचर ने जितना दिखाया है उसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं, वन ऑसिलेशन। फिर से सुनो, मीन पोजीशन से, ये मीन है सेंटर, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन राइट साइड हो गई, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन आई, पर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन सिमेट्रिकली एक्सट्रीम पोजीशन लेफ्ट पे चलेगी और वापस मीन पोजीशन पर। ये जो टीचर ने चीज सिखाई, इसको वन ऑसिलेशन बोलते हैं। वन ऑसिलेशन के लिए जितना भी टाइम कंज्यूम हो जाए, जितना भी टाइम कंज्यूम हो गया वन ऑसिलेशन को कवर करने में, वो उसको बोलते हैं कैपिटल टी से टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी टाइम पीरियड, टाइम कंज्यूम टू कवर वन ऑसिलेशन। लेकिन हम तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे थे, बस फ्रीक्वेंसी समझ आ जाएगा अपने आप। दिस फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर डेफिनेशन बताऊं तो, ये जो कंपन करने वाली चीज है, इसने 1 सेकंड के अंदर अंदर ऐसी कितनी ऑसिलेशंस कवर कर दी। टाइम 1 सेकंड ही देना इसको। बच्चा कहेगा सर 1 सेकंड तो बहुत कम है, कितनी कोशिश, बहुत ज्यादा कर लेती है। जैसे हाउस फ्लाई है, जो मक्खी होती उड़ती है हमारे घरों में, हाउस फ्लाई, वो द बेस्ट फ्लाइटर होती है। वो उड़ने वाली चीजों में सबसे ज्यादा जो कंट्रोल से उड़ती है वो हाउस फ्लाई होती है। उसके इतनी तेजी से वाइब्रेट करते हैं कि हमें दिखते भी नहीं। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कंप्लीटेड पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनता है। और ये पाई वही है जिसको आप 3.14 बोलते हो, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहूंगा, पाई की लेटेस्ट वैल्यू जो एक्सेप्टेड है वो कौन सी है बेटे? 355 डिवाइडेड बाय 113। ये आपको पता होना चाहिए। लेटेस्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है, बल्कि एक्यूरेट कर दी गई है, ये है। कभी जीके का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तब मैं इस ओमेगा स्क्वायर को यहाँ पुट करता हूँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी से। जैसे मैंने इसको पुट करा बेटे, तो आपके सामने क्या आया? स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। और जैसे ही ओमेगा स्क्वायर पुट करूंगा, ये नेगेटिव साइन है ऐसे, इसको मैं इधर राइट साइड पर लगाऊंगा, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर वाई, नेगेटिव का पॉजिटिव बन गया और राइट साइड पर 0 हो गया। ये जो चीज टीचर इस वक्त ग्रीन कलर के बॉक्स में डाल रहा है ना, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोशन। इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोशन यानी कोई भी ऐसा मोशन जिसको मैथमेटिकली किसी इक्वेशन से लिखा जाए और वो इक्वेशन ऐसी हो, उसको एसएचएम मोशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में, कोई ऐसा मोशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो वो एसएचएम मोशन। सर सेटिस्फाई करने का क्या मतलब है? उसका मतलब है लेफ्ट साइड पे जितने भी ये पैरामीटर लिखे हुए हैं, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फिर से वाई, ये सारा कुछ कर करा के लेफ्ट साइड का आंसर भी 0 आना चाहिए राइट की तरफ। अगर कोई मोशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो वो एसएचएम मोशन है। क्यों होएगा?
क्योंकि इस इक्वेशन को हमने बनाया ही किससे है, हमने बनाया है एसएचएम की डेफिनेशन से बनाया, करेक्ट। तो यहां पर टीचर ने इस पूरे चार्ट में सिर्फ और सिर्फ एसएचएम की डेफिनेशन पे स्ट्रेस दिया और इक्वेशन ऑफ एसएचएम मोशन दिया। अब टीचर ने जब डेफिनेशन आपको करवाई थी तो वहां एक बात बोली थी, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ऊपर से दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, और ग्राफ के बारे में भी बात करी। अब इन तीन बातों पे हम बात करते हैं कि कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, क्यों ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कैसे ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन। ये पॉइंट भी अगर क्लियर हो जाएगा तब हमें एसएचएम डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर होगी और इक्वेशन तो हमें पता लग गई। अगले पेज पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को फीडबैक चाहिए आपकी। हैव यू रियली अंडरस्टूड दिस? इफ यस प्लीज रेज योर राइट। यहां तक आपको समझ आ गया? राइट हैंड खड़ा करो बेटे अगर समझ आ गया तो, फीडबैक चाहिए। शाबाश शाबाश। तो हम इसको मेमोरी में कर लेते, टाइम बचेगा तो रिवाइज कर लेंगे, नहीं तो फिर आप यूट्यूब पे देख लेना, वीडियो को अपलोड कर देंगे। अब टीचर बोलता है कि हमने एसएचएम मोशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन कैसे आया, इसके ग्राफ को बताने के लिए ध्यान से सुनना, मेरे को थोड़ा सा मैथ पे जाना पड़ेगा। मैथ में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है और उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आपको शायद याद हो मैथ में, इधर हमने y लिया, इधर एक्स लिया, और जो ग्राफ लेते हैं ना बेटे, आपको कुछ कुछ याद हो तो ऐसे लीनियर ग्राफ लेते हैं, इस ग्राफ, और जितनी हाइट पर ये y एक्सिस को कट करती है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं सी से, यानी इतनी हाइट को हम इंटरसेप्ट बोलते हैं सी। ओके, अगर ये सी की वैल्यू 0 हो तो यही येलो कलर वाला ग्राफ ओरिजिन में से गुजरेगा, इसको ओरिजिन बोलते हैं ओ पॉइंट। और एम क्या है? एम को बोलते हैं स्लोप। स्लोप का क्या मतलब है सर? स्लोप का मतलब होता है टैन थीटा। सर कौन सा टैन थीटा? जिन दो पैरामीटर्स में ग्राफ ड्रा करा है एक्स और वाई, उसी की ये स्लोप बनता है। यहां पर जो थीटा बनेगा ना, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हमारे ग्राफ ने कितना एंगल बनाया, उस एंगल का टैन ले लो, इसको बोलते हैं स्लोप, और सी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। एक बात तो आपको मैथ की ये याद होनी चाहिए। दूसरी बात मैथ कौन सी याद होनी चाहिए? दूसरी बात बच्चे आपको अच्छे से याद है, आपको ये भी करवाते हैं हम, एड शुगर टू कॉफी, सॉरी इसको मैं सही कर दूं, हम आपको अच्छे से करवाते हैं एड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एड शुगर टू कॉफी। कभी कभी हम इसको ऐसे भी याद कराते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं और ए स्टैंड्स फॉर ऑल। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होता है और साइन का रेसिप्रोकल, एस वाले का रेसिप्रोकल सी वाला होता है, कोसिकेंट पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होएगा और कॉट पॉजिटिव होएगा। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होएगा और सी वाले का रेसिप्रोकल एस वाला यानी सीकेंट वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों चीजों को बैकएंड पे रख के माइंड के अपनी इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन को टीचर ये लिख देता है, लो y माइनस ओमेगा वाई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, टीचर ने अभी अभी क्या बताया था, जिन दो पैरामीटर्स में ग्राफ ड्रा करना है एक्स और वाई, उनका ग्राफ ऐसे आ गया, और अगर कहीं ये सी 0 हो जाए तो ये ग्राफ ऐसे ना जाकर येलो लाइन वाला, अगर सी 0 होगा तो ग्राफ ना ऐसे ओरिजिन में से गुजरता है। अब इधर आ जाओ, हमारे ग्राफ को, हमारी वाली इक्वेशन को इस इक्वेशन से क्लियर करो, मैथ की कंपैरिजन करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैथ में कौन से वेरिएबल है? एक्स और वाई। फिजिक्स के कौन से वेरिएबल है?
डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। मैथ में इंटरसेप्ट क्या है? सी। हमारा इंटरसेप्ट क्या है? 0। इसका मतलब है हमारा ग्राफ ओरिजिन में से तो गुजरेगा ही। इसका मतलब एक्सेलरेशन इधर ले ले, वाई इधर से ले ले, सी के 0 होने से हमारा ग्राफ ऐसे ओरिजिन से परे से नहीं गुजरेगा, ओरिजिन के अंदर से गुजरेगा। दूसरी बात, हमारा जो स्लोप है, स्लोप कौन सा होता है? एक वेरिएबल की आगे वाला पोर्शन। हमारा वाई के आगे वाला पोर्शन क्या है? ओमेगा स्क्वायर। क्या वो नेगेटिव है? जी नेगेटिव है। तो स्लोप नेगेटिव, स्लोप होता क्या है? टेन थीटा। टेन थीटा कहां पर नेगेटिव होएगा? सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, तो टेन जो नेगेटिव है वो सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, और हमने भी नेगेटिव रखना है स्लोप को, इसलिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो आएगा पर ऐसे आएगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अगर एंगल बनाए तो ये बनता है हमारा थीटा, और टेन थीटा अगर हम निकालेंगे तो वो हमारा स्लोप होएगा, उसी को हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर बोला। एक्चुअली आपको पता है जब भी 90 से बड़ा हो जाएगा थीटा, यानी 90 और 180 के बीच में थीटा रहेगा, तो टेन नेगेटिव होता है। इसका मतलब है ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन में आ गया, लीनियरली राइजिंग, और ऊपर से ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ ऐसा क्यों होता है, प्लीज गिव द फीडबैक बाय रेजिंग द राइट हैंड। शाबाश, आई नीड योर फीडबैक। अगर समझ आ गया तो आप, मेडिकल स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली, देख के ना बोल, इधर उधर देख के ना हाथ खड़ा करो अगर असली में समझ आए। डाउन। अब बिना शर्म वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको ये नहीं समझ आए। लेफ्ट हैंड खड़ा करना है, लेफ्ट हैंड। तो मैं देख रहा हूँ आपने, इसका मतलब ये बात भी ध्यान से सुनी, ये भी सुनी, और इन दोनों को बैक पे रख के आपको समझ आ गया कि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन। जब भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन आए तो दोनों चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएंगी, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन हो गई नेगेटिव की वजह से। ओके, एक बात समझ आ गई। अब टीचर ने एक बात और भी बोली थी कि सर आप कहते हो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्या आप इसको एग्जाम्पल से बता सकते हो? यस, वो अल्ट्रा क्लियर हो जाएगी फिर चीज। लो, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव का आपको अच्छे से समझ आ गया। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है वो समझाते हैं। कोई भी कंपन वाला मोशन ले सकते हो बैक एंड के ऊपर। मान लीजिए समझाने के लिए मैं ले लेता हूँ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम ले लिया, ये उसकी मेन पोजीशन थी। मान लीजिए यहां तक उसकी पोजीशन आती है, ऐसे वहां तक दूर जाता है, और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, मान लीजिए उस वक्त ये एसएचएम ऑसिलेटर यहां पहुंचा हुआ है। तो जिस मोमेंट पे वो पहुंचा हुआ है, मीन पोजीशन से उसकी ये दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, वाई। कोई बच्चा बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, सर ये वाई कब है? जब ये एसएचएम ऑसिलेटर मीन पोजीशन से दूर जा रहा है या एक्सट्रीम को टच करके वापस आ रहा है? कब की बात कर रहे हो? दोनों ही केसेस में, चाहे परे जा रहा हो या वापिस आ रहा हो, दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट वाई ही रहेगा। फर्स्ट थिंग। दूसरा बच्चा बोलेगा सर वाई की मैक्सिमम वैल्यू यहां तक आएगी ना, एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये यहां तक। यस, उसी वाई की मैक्सिमम वैल्यू को हम कैपिटल ए से लिखते हैं, और उसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। जरा ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछूं, योर अटेंशन, कि जब बेटे ये बॉब दूर को जाएगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, या जब वापिस आएगा तब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी? सभी बच्चे कहेंगे सर परे परे को जाते हुए वो धीरे पड़ता जाएगा, और जब वापिस आएगा तो तेज होता जाएगा। इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को हुई। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी।
रेट ऑफ इंक्रीज इन वेलोसिटी। तो हमने क्या देखा, वेलोसिटी इधर को आते हुए बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने इधर को ली, जबकि डिस्प्लेसमेंट का पक्का नियम है ये मीन पोजीशन से बॉब की पोजीशन की तरफ ली जाती है, यानी वाई की डायरेक्शन उधर को ली जाती है एज पर दी कन्वेंशन सिलेक्टेड बाय द साइंटिस्ट। तो इसका मतलब हुई वाई की डायरेक्शन किधर से किधर को हुई बेटे, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, और डिस्प्ले एक्सेलरेशन की किधर को हुई, जिधर को वेलोसिटी बढ़ रही है, यानी कि एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ। तो इसीलिए टीचर ने नेगेटिव साइन लगाया कि बोथ आर डायरेक्टेड अपोजिटली, डायरेक्टेड अपोजिटली। और दूसरी बात बच्चे, दूसरी बात कौन सी, अब जरा ध्यान से, वाई के बढ़ने से एक्सेलरेशन कैसे बढ़ेगा वो देखो ध्यान से, योर अटेंशन। आप लोगों को मानना पड़ेगा कि यहां पर जहां पर टीचर ने मैंने व्हाइट लाइन लगाई है वहां से ये बॉब एच हाइट पर चला गया, ओके, जमीन के मुकाबले, और जितना जितना ये वाई ज्यादा होगा उतना उतना जमीन से बॉब की हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि हाइट बढ़ने से उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ध्यान से सुनो, जब वाई इंक्रीज करा तो आप मानोगे सर हाइट इंक्रीज होगी, ओके, तो जब हाइट इंक्रीज करी आप मानोगे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो आप, mgh। तो हाइट बढ़ने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और सुनो, जब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है तो वापिस आते वक्त उतनी ही काइनेटिक एनर्जी, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट तो करी जा सकती है, वेस्ट में करी जा सकती है। तो एक्सट्रीम तक जाते हुए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, और वापिस आते हुए यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ग्राउंड के पास से बॉब निकल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम लेकिन तेज बहुत होगी बॉडी। तो काइनेटिक एनर्जी, यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा करेंगे उतना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। और काइनेटिक एनर्जी का अपना फार्मूला क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में मास तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ी, तो वेलोसिटी बढ़ी। और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर तो वेलोसिटी जीरो होती है, वापिस यहां तक आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है। तो इसका मतलब जितना हाइट ज्यादा कर लेंगे हम उतना चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, इनिशियल को ये जीरो, फाइनल यहाँ मीन पर आते हुए ये, तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वाई के वी के बढ़ने से चेंज इन वेलोसिटी बढ़। और अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अगर नोमिनेटर ही इंक्रीज करा तो फिर एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। अब सारी कहानी देख लो, वाई के इंक्रीज होने से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, देख लो, वाई बढ़ने से एच बढ़ा, एच से पोटेंशियल, पोटेंशियल से वापस आते हुए काइनेटिक, काइनेटिक के फार्मूले से पता लगता है वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ी तो चेंज इन वेलोसिटी बढ़ गया, और इसका मतलब वाई के बढ़ने से एक्सेलरेशन बढ़ गया। तो टीचर ने ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया ये सही लगाया। तो जिन बच्चों को ये समझ आ गया कि कैसे ये अपोजिट डायरेक्शन में है और कैसे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो मेरे को फीडबैक देंगे बाय रेजिंग देयर राइट हैंड। हैव यू अंडरस्टूड बेटे, राइट हैंड अगर आपको समझ आ गया, शाबाश। दो बातें देखनी है आपने, क्या आपको समझ आ गया कि ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं लॉजिकली, क्या आपको समझ आ गया कि इनकी अपोजिट डायरेक्शन कैसे। अगर दोनों आ गया तो हाथ खड़ा होना चाहिए, नहीं आता तो आप समझ लो टीचर, अगर आपको समझ आ गया और हाथ नहीं खड़ा कर रहे तो आप टीचर की जानबूझकर इंसल्ट कर रहे हो। शाबाश, डाउन डाउन डाउन। अब ईमानदारी से वो बच्चा हाथ खड़ा करे जिसको नहीं समझ आता। आया लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड प्लीज। ओके, तो इसका मतलब है मेरे बच्चों को क्या क्या समझ आ गया, उनको ये समझ आ गया SHM की डेफिनेशन क्या, वेरी गुड। उनको ये समझ आ गया
कि ये दोनों कैसे आपस में लिंक है। उनको ये भी समझ आ गया कि एसएचएम की इक्वेशन ये वाली होती है। उनको ये भी समझ आ गया कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से लिंक्ड है। उनको ये भी समझ आ गया फ्रीक्वेंसी ये ऐसे होती है। उनको ये भी समझ आ गया पाई की वैल्यू 3.14 भी ले सकते हैं, 22.7 भी ले सकते हैं, 355/113 भी ले सकते हैं। उनको ये भी समझ आ गया, ध्यान से सुनो, कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होएगा और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होएगा, ओरिजिन में से गुजरता। ठीक है। उनको ये भी पता लग गया कि अगर ये थीटा है तो इसके टैन थीटा को स्लोप बोलते हैं और वो स्लोप माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। उनको ये भी पता लग गया कि एसएचएम की इस डेफिनेशन में गारंटेड तौर पर y की पावर 1 होनी चाहिए, 1 से अलग अलग। ठीक है बेटे, ये सारी चीजें मैंने समरी कर दी जो आपको पता लगनी चाहिए थी। ठीक है। इसमें एक बात याद रहे, ओमेगा की यूनिट नहीं मैंने बताई, रेडियन पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी की यूनिट नहीं बताई, हर्ट्ज, HZ हर्ट्ज। अब मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले लिखा रहा हूं डायरेक्टली जो सर ने आपको पेपर क्लास में ड्राइव करवा दिया होंगे, पर मैं उनका आपको मतलब समझाने लगा। ठीक है, वरना फिर हमारी असाइनमेंट नहीं होगी। इसको हम रखते हैं मेमोरी में। देखो बेटे, ये ध्यान से देखो, कोई भी एसएचएम मोशन हो सकता है, जरूरी नहीं है पेंडुलम वाला। पेंडुलम को बैक एंड पे रखने से ना मेमोरी के थोड़ा समझना आसान हो जाता है, इसलिए हम रख लेते हैं। तो ये मेन पोजीशन दिखाई टीचर ने, ये एक्सट्रीम दिखाई, और मान लीजिए इस वक्त पेंडुलम ये जनरल पोजीशन हो यहां पर है। तो मैं आपसे पूछूं बेटे मेरे को यहां पर पहुंचा है तो ये बताओ क्या चीज है। बच्चा बोलेगा सर इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम ऑसिलेटर। तो मैंने कहा अगर मेरे को ये निकालना ही हो तो मैं कैसे निकालूं। बच्चा बोलेगा सर आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसकी डेरिवेशन सर आपको क्लास में करवा चुके होंगे श्योर शॉट, और मैंने उसका फॉर्मेट लिखा। क्लास में आपको करवा रही है ये चैप्टर बेटे के नहीं? ओके, तो ये डेरिवेशन सर ने आपको कराई है। अब इसमें सभी का मतलब समझना चाहिए। पहली बात, इसमें ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। वो क्या होता है, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक y की मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको कैपिटल ए से लिखते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं। दूसरी बात, सर इसमें ओमेगा क्या है। बेटे ये ओमेगा वही है जो मैंने आपको समझाया था, 2 पाई और एफ होता है टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, और टाइम पीरियड खुद क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम, और वापिस मीन। इस वन ऑसिलेशन को कवर करने में जो टाइम लग जाए उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके सर, इसमें ये स्मॉल टी क्या है। स्मॉल टी ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम होता है। सुनो, मीन पोजीशन से प्रेजेंट पोजीशन तक ऑसिलेटर के, एसएचएम ऑसिलेटर के पहुंचने की पहुंचने इंस्टेंटेनियस टाइम लग गया। टाइम टेकन टू कवर वाई, टाइम टेकन टू कवर वाई, यानी एट एनी टाइम इंस्टेंट कितना वाई होगा। तो जब आपको ये सारे सिंबल समझ आ गए तो आपको डाटा दे दिया जाए तो आप आसानी से इसको सॉल्व करके डिस्प्लेसमेंट बता सकते। अब रही बात वेलोसिटी। कोई बच्चा बोले सर यहाँ पर जब बॉब होएगा उसकी वेलोसिटी भी तो होएगी। आई सेड यस, उसी वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। सर वो वेलोसिटी कब निकालनी है, तो पहले तो मैं उस बच्चे को बोलूंगा कब की बात कर रहे हैं, जब ये बॉब दूर जा रहा है या एक्सट्रीम से वापिस आ रहा है। तो यहां पर आपका आंसर होना चाहिए सर चाहे वापिस जा रहा हो, चाहे परे जा रहा हो, या एक्सट्रीम से वापिस आ रहा हो,
इस पोजीशन पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम रहेगी। और वो निकालने कैसे है, उसका आंसर सुन लो। उसके लिए आपको ये इक्वेशन यूज करनी है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल सेम है, लेकिन यहाँ ओमेगा एक्स्ट्रा आ गया, ऊपर से कंपेयर करोगे और साइन की बजाय कॉस है। यानी बच्चा बोलेगा सर सिंबल तो सारे पता है, ए बी ओमेगा बी टी बी, बस इतनी बात है कि हम डाटा इसमें पुट कर दें और हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। यस, मिल जाएगी। लेकिन इसमें एक खास बात है, ये वेलोसिटी आपको तब मिलेगी जब मैंने आपको बॉब के यहां तक पहुंचने का टाइम दे दी। कभी कभी बच्चा बोलता है सर मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने वहां पहुंचने का वाई दिया, आपको डिस्प्लेसमेंट दिया, तब वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी का एक फार्मूला और भी है बेटे। अगर आपको टाइम ना दिया हो, वाई दे दिया हो डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी पूछी हो, तब आपने ये फार्मूला यूज करना है। कौन सा? ये यूज कर। ओके, कब कब यूज करना है बेटे? ये वाला यूज तब करना है जब v निकालना हो और y गिवन, और ये वाला ऊपर ग्रीन वाला तब यूज करना है जब टाइम गिवन हो। ठीक है। और अगली बात, यहां पर जब बच्चा खड़ा है, बॉब खड़ा नहीं, चल रहा है, मोमेंट है, तो उसका कुछ ना कुछ चेंज इन वेलोसिटी होगा पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या हो गया? एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। सर वो एक्सेलरेशन कितना होगा? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, उसका भी फार्मूला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा है उसका फार्मूला बेटे? उसका फार्मूला ये, ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, ये है। यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन वाली ही, लेकिन माइनस का साइन लगेगा और ऊपर वाले के मुकाबले ओमेगा स्क्वायर एक्स्ट्रा भी आएगा। ये एक्सेलरेशन लगेगा, और इसको आपने लगाना तब है जब आपको टाइम दिया हो, टाइम दिया हो और एक्सेलरेशन पूछा। पर कभी कभी क्या करता है, आपको यहाँ वाई दे देता है, वाई डिस्प्लेसमेंट, कहता है वाई दे दिया मैंने, मेरे को एक्सेलरेशन बताओ। तो जब उसने वाई दे दिया और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तब आपने ये फार्मूला लगाना है जो आप पहले ही डिस्कस कर चुके। इसका मतलब ये हुआ, ये 5 बेसिक फार्मूले बने, जिसमें से एक डिस्प्लेसमेंट का, 2 वेलोसिटी के और 2 एक्सेलरेशन। ये पांचों फार्मूले, इन सब की डेरिवेशन सर ने क्लास में कराई होगी, और अगर कोई रह गई है तो आप उनको रिमाइंडर दे सकते हो सर को, वो आसानी से आपको क्लास में करा देंगे। वैसे लगता नहीं है मेरे को उन्होंने कोई छोड़ी होगी, पर फिर भी कोई छोड़ी है तो आप बता दो ना उनको, सर करा देंगे। एक बात और, अब यहाँ पर ये चीज भी आपने याद रखनी, वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्यों बताना चाहता है टीचर स्ट्रेस देके? कभी गलती से आप वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन भूल जाओ, वेलोसिटी की, तो y की वैल्यू यहां रख दो और मैथ की नजर से इसको डेरिवेटिव कर दो। बस आपको a को कांस्टेंट अज्यूम करना है, ओमेगा को कांस्टेंट, दो कांस्टेंट होते हैं, टाइम वेरिएबल। तो यहां पर इसको रख के और डेरिवेटिव करोगे, आपका आसानी से अपने आप यही फार्मूला। ठीक है। एक बात और, आपको टीचर ये भी जोर देकर बताना चाहता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्यों बताना चाहता है? मान लो कभी आपको वेलोसिटी का फार्मूला याद है, एक्सेलरेशन का भूल गया, तो आप वेलोसिटी के इस फार्मूले को यहां पुट कर दो, बस ओमेगा को और ए को कांस्टेंट मानते हुए डेरिवेटिव कर दो मैथ की नजर से। कैलकुलस आपको आता ही है, आपको आसानी से ये इक्वेशन मिल जाए, ये लो वाली। ठीक है। और एक बात, कभी कभी आपको क्या होता है, एक्सेलरेशन की इक्वेशन चाहिए होती है और वेलोसिटी की भी भूल गई होती है, तो आपको पता है अगर मैं इसको यहां पर रख दूंगा तो एक्सेलरेशन बन जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है, जो भी आपके पास y की इक्वेशन है ना, वो ये वाली पड़ी है, उसको यहां पुट करके डेरिवेटिव कर दो,
और डेरिवेटिव करके जो आंसर आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव कर दो, 2 बार डेरिवेटिव कर दो, तो आपको एक्सेलरेशन आसानी से निकल आएगा। यानी कि इस पूरे बोर्ड में कम से कम आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, रट्टा लगा होना चाहिए कम से कम। इसको मैंने डबल बॉक्स में डाल दिया। इस अकेली इक्वेशन से आप टेक्निक लगाते लगाते सारी इक्वेशंस निकाल लो। तो मेरी आपको सजेशन है कि आप ये 6 फार्मूले कॉपी पे अपने हाथ से अभी इसी वक्त लिखो। शाबाश, लिखो सारे बच्चे, सुस्ती मत करना बेटे, देख लो वरना आपका नुकसान हो। जानते क्यों नुकसान हो सकता है? क्योंकि अगर आपको एसएमएम का चैप्टर नहीं समझ आता, ध्यान से सुन लेना, तब आपको इससे अगला चैप्टर वेव्स भी नहीं समझ आएगा। तब आपको +2 का चैप्टर वेव ऑप्टिक्स नहीं समझ आएगा। तब आपको +2 का चैप्टर एसी अल्टरनेटिंग करंट नहीं समझ आएगा। तब आपको +2 का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं समझ आएगा। एएसएचएम चैप्टर 4 चैप्टरों का बेस बनता है आगे, इसलिए बहुत जरूरी है। सारे फार्मूले लिखो सभी बच्चों, सभी बच्चों फार्मूले लिखो। शाबाश शाबाश शाबाश। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको तो ये 2 फार्मूले बना के दिखाता हूँ। ये 2 फार्मूले कैसे बनाने हैं, पेपर में भी आ जाते हैं। मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाता हूँ ताकि आपको आगे से कन्वीनियंस हो। ठीक है, शाबाश। सभी बच्चे एक बार देखो, मैंने इसको मेमोरी में डाल दिया। सभी बच्चों को पता है हमारे पास y की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की थी a sin ओमेगा t। ओके, लिख लिया। अब ध्यान से सुनो, टीचर ने आपको वेलोसिटी किसके बराबर कराई हुई है? सर आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही कराई है हमेशा, और इस यहां रख दो। जैसे मैंने यहां रखा, सभी बच्चों को पता है डेरिवेटिव के साइन से वो वाली चीज आउटसाइड आ जाती है जो कांस्टेंट, और टीचर ने ए और ओमेगा, ए और ओमेगा 2 चीजें कांस्टेंट है, टाइम वेरिएबल है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही तो डेरिवेटिव कर रहा हूं। जो विद रिस्पेक्ट टू सिंबल होता है वो हमेशा वेरिएबल होता है। तो जैसे ही मैं इसको यहां पुट करूंगा तो ए आउटसाइड आउट आ गया, और डेरिवेटिव ऑफ ये यहां रखा गया साइन ओमेगा टी, ये डेरिवेटिव कर दिया। अब आपको मैथ की नॉलेज हो अगर, तो आपको याद होता होगा कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल, मैथ की नॉलेज, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ सर्टन एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ दैट एंगल मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ एंगल। ये कैलकुलस का चेन रूल होता है, एंगल का डेरिवेटिव अलग से लेना पड़ता है। तो मैं करने लगा हूं, ध्यान से देखो, मैंने लिखा ए, साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, एंगल को वैसे ही रख दो, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव अलग से भी लेना पड़ता है। अब जब यहां करने लगा मैं, तो मेरे को पता लगा कि ओमेगा तो फिर से कांस्टेंट है, इस ओमेगा को भी बाहर ले जाऊंगा। तो वी ए कॉस बेटे ओमेगा टी, ओमेगा बीइंग कांस्टेंट कम्स आउटसाइड द डेरिवेटिव साइन, और बाद में बच गया डेरिवेटिव ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये जो चीज टीचर ने इस वक्त व्हाइट ब्रैकेट में लिखी है, ये तो कट के 1 ही आ गई, और ओमेगा को लिख दो यहां पर, तो वेलोसिटी होगी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ, जिनको ये समझ आ गया प्लीज रेज योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड अगर आप यू हैव अंडरस्टूड। फीडबैक चाहिए बेटे, फीडबैक। ये मेडिकल की फर्स्ट 3 गर्ल्स, सेंट्रल बेंच। ओके ओके, डाउन डाउन। आप समझते नहीं बच्चे, आप सोचते हो पता नहीं बार बार करने में क्या है। एक टीचर इतने किलोमीटर दूर आपसे पढ़ा रहा है, आपको उसको कैसे पता लगेगा कि आपको समझ आएगा?
कम से कम इतनी तो मैनर्स रखो। अब देखो अगली बात, अब एक टीचर ने और फार्मूला कराया था, कौन सा? ये तो आपको तब कराया था जब टाइम दिया हो तब यूज करना है। और टीचर ने ये भी कराया था कि अगर आपको y दिया हो तब वेलोसिटी निकालनी हो, तब टीचर ने आपको ये फार्मूला कराया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फार्मूला कैसे आया, तो इसको मैं समझाने लगा हूं आपको। सभी बच्चे ध्यान से देखना क्या करने लगा। मैंने ये जो व्हाइट कलर में वेलोसिटी लिखी है, इसको मैं यहां ले गया द्वारा से, y इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे कर दिया। देखो अब हल्का सा मैं चेंज कर रहा हूं, किसी बच्चे को एतराज नहीं होना चाहिए। मैंने क्या करा, यहां कर दिया स्क्वायर और यहां कर दिया अंडर रूट। किसी बच्चे को एतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कट कर देते हैं। सर लेकिन आपने ऐसा करा क्यों? इसलिए करा क्योंकि मैं कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को बदल दूंगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी से। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 होते हैं। तो इस फार्मूले का फायदा लेते हुए तो मैंने कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे देखो, ए ओमेगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन ओमेगा टी स्क्वायर। तो स्क्वायर को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। ये लिख दिया। सर ऐसा क्यों करा आपने? इसलिए करा कि मैं डिस्प्लेसमेंट वाले फार्मूले का फायदा लूंगा। डिस्प्लेसमेंट वाला फार्मूला ये करवा रखा है, देखो इसमें से साइन की वैल्यू निकालो, साइन की। बच्चा कहेगा सर साइन ओमेगा टी की वैल्यू तो बहुत आसान है निकालनी, कितनी निकलेगी, आसान क्या है? बच्चा बोलेगा सर साइन ओमेगा टी की वैल्यू आएगी y डिवाइडेड बाय ए, y डिवाइडेड बाय ए। तो मैंने कहा लिख देते हैं। तो सभी बच्चों ने लिख दिया ए ओमेगा वैसे ही, अंडर रूट वैसे ही, 1 माइनस वाई अपॉन ए। जैसे मैंने ये लिखा, एक बच्चा कहता सर आपसे मिस्टेक होगी, यहां पर स्क्वायर भी है, तो आपको भी साइन का स्क्वायर लगाना चाहिए। तो v इज इक्वल टू ए ओमेगा, गौर से देखो, यहां से सेटलमेंट करूं तो क्या बन गया, लेते हुए एलसीएम लेते हुए बेटे, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और नीचे जो ए एलसीएम आएगा ए स्क्वायर, वो भी मैंने अलग से अंडर रूट लगा। अब गौर से देखो, ए का स्क्वायर कट के ए ही आ गया और अंडर रूट की वजह से, और वो वाला ए इस ए से कट जाएगा, यस या नो? तो क्या बन गया, ए अपॉन ए ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए से ए कट करते ही देखो यही फार्मूला बन गया। तो जिन बच्चों को वेलोसिटी के दोनों फार्मूले समझ आ गए कि कैसे टीचर ने करे हैं, तो टीचर को फीडबैक देंगे। इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड द बोथ साइड्स, प्लीज रेज द राइट हैंड, प्लीज रेज द राइट हैंड। ओके, तो इस तरह से आपको ये भी समझ आया, राइट? अब यहां पर एडिशनल बात सीखेंगे हम, वो क्या सीखेंगे देखो ध्यान से, शाबाश, क्या सीखेंगे गौर से देखो। देखो बेटे, जितना टाइम लेक्चर का दिया हुआ है मैं उससे ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन जितनी देर पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, शाबाश। टीचर ने अभी अभी इक्वल टू इतना बताया, वेलोसिटी इज इक्वल टू इतना बताया। टीचर ने वेलोसिटी को क्या बताया बेटे, ये बताया, और एक्सेलरेशन को कितना बताया, ये बताया। कल को मेरे बच्चे से कोई पूछ ले सर इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे से एंगल की टर्म में कितना आगे पीछे है,
तो मैं कहूंगा बेटे देखो ये ट्रिग्नोमेट्री साइन से रिप्रेजेंट होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस से रिप्रेजेंट होता है। तो साइन और कॉस दोनों में आपस में फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। इसमें फेज डिफरेंस हो गया π/2 रेडियन का। ओके। और एक चीज, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। इसको मैक्सिमम पुट करते ही y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और अब कैपिटल ए आ जाएगा, उसको डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बोलते हैं, पहले भी बता दिया। लेकिन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, उसको 1 पुट करते हुए वेलोसिटी मैक्सिमम आ जाएगी। तो ए ओमेगा को मिलाकर बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, अकेले ए को क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। इसी तरह से ए ओमेगा स्क्वायर को बोलते हैं, यानी एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, इस येलो बॉक्स को बोलेंगे एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। ओके। अच्छा, अगली बात, कोई बच्चा मेरे से पूछे सर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है, तो मैं कहूंगा बेटे इसको कॉस से रिप्रेजेंट करा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको साइन से रिप्रेजेंट करा, एंगल सेम ही है आप देखो, तो कॉस और साइन आपस में फेज डिफरेंस वहां पर भी 90 डिग्री हो गया, π/2 रेडियन। कोई बच्चा बच्चा ध्यान से सुनो कि सर फेज डिफरेंस दोनों चीजें आपस में आगे पीछे कितनी है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में बताओ। एक्सेलरेशन, मैंने कहा इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो, ये भी साइन ये भी साइन, एंगल सेम है, एंगल सेम है, लेकिन यहां पर इसके मुकाबले में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है, क्योंकि नेगेटिव साइन लगा। नेगेटिव साइन अपोजिट डायरेक्शन में बताता है, तो एक चीज अगर इधर जा रही हो, एक चीज इधर जा रही हो, तो एंगल वाइज फेज डिफरेंस हो गया 180 डिग्री, क्योंकि आप सभी को पता है 180 डिग्री का एंगल ऐसे होता है। तो इसका मतलब है अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस पूछ ले, तो आप पाई रेडियन बोलोगे, यानी कि 180 फेज डिफरेंस, पाई रेडियन बोलो या फिर 180 डिग्री बोल दो, और इसमें π/2 रेडियन बोल दो या फिर 90 डिग्री बोल दो, π/2 रेडियन बोल दो 90 डिग्री। एक तो आपको ये फेज डिफरेंस पता होना चाहिए, दूसरी बात इनके ग्राफ भी पता होने चाहिए। अगर आपने y का ग्राफ दिखाना है, इधर y और इधर ओमेगा टी, दोनों के ग्राफ दिखाने हैं आपने, क्योंकि ये साइन फंक्शन है, सभी बच्चों को पता है साइन का ग्राफ ऐसा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए मैक्सिमम कितना ऊंचा गया साइन, उसको एक यहाँ पर हमें करेक्शन करनी पड़ेगी। करेक्शन ये है कि ये दोनों बराबर से के दिखने चाहिए। तो मेरे को जब आप गौर से देखो तो टीचर से ये वाले टीचर से ये बराबर से नहीं दिखे, इसलिए हम ग्राफ को थोड़ा सा दोबारा बना लेते हैं। ये देखो, ये मैंने ऐसे कर दिया, अब मैं इसमें ध्यान से बनाना चाहिए मेरे को, ए जितना ऊपर उतना ही, और हाइट मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड। अब वेलोसिटी का ग्राफ ड्रा करना हो, इधर ओमेगा टी और इधर वेलोसिटी, बीच में जीरो, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जैसे y ऊपर पॉजिटिव था नीचे नेगेटिव था और सेंटर में जीरो। क्योंकि ये कोसाइन ग्राफ है, कोसाइन ग्राफ शुरू में ही मैक्सिमम होता है, ये शुरू में जीरो होता है, वो शुरू में मैक्सिमम, तो इसका ग्राफ इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर ड्रा करेंगे, वो शुरू में ही मैक्सिमम ऐसे आएगा। हमेशा याद रखना है जहां पर वो मैक्सिमम वहां पर ये मिनिमम, जहां पर ये मिनिमम वो मैक्सिमम। ओके। और अगर आखिरी ग्राफ ड्रा करना है एक्सेलरेशन वाला, इधर ओमेगा टी और इधर एक्सेलरेशन, बीच में जीरो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो इसका ग्राफ ऐसे आएगा। इस ग्राफ को ध्यान से सुन लो, उसके बाद हमारा लेक्चर ओवर है। क्योंकि ये भी साइन ग्राफ है, तो ड्रा तो ऐसे ही होगा, और माइनस का साइन होने की वजह से ऐसे ग्राफ होने की बजाय, अप से डाउन आने की बजाय हम जाएंगे डाउन से अप, डाउन से, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम वैल्यू जो थी वेलोसिटी वाले में, ये वाली, इसको बोलते हैं वेलोसिटी एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी एम्पलीट्यूड।
और एक्सेलरेशन में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है इतनी, ये बॉक्सा बना हुआ है ए ओमेगा स्क्वायर, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड वर्ड जब भी लग जाए उसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू। तो यहाँ पर टीचर ने इस चीज में क्या समझाया? टीचर ने समझाया तीनों इक्वेशनों के ग्राफ फेज डिफरेंस। तो अब जो असाइनमेंट है, इसके पहले 14 क्वेश्चन आप करने की कोशिश करोगे घर से। तो जिनको ये समझ आ गया, प्लीज फीडबैक चाहिए भाई। मेडिकल के स्टूडेंट को स्पेशल बोलना पड़ता है मेरे को, ठीक है? अगर आपको समझ आ गया ये, सर जरा नोट करना, जिस बच्चे का हाथ नहीं खड़ा ना, अगली बार इसको बैठने मत देना फिर। मैं नोट कर रहा हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स में, अगर हाथ नहीं, अगर समझ आ गया तो हाथ खड़ा होना चाहिए। मैंने नोट कर लिया एक पर्टिकुलर बच्चा दीवार वाली साइड पे, थर्ड सेकंड बेंच बॉयज में, मैरून टी शर्ट, पर्टिकुलरली नोट कर लेगा क्या मैंने आपका नाम, अप डाउन। वो बच्चा हाथ खड़ा करे लेफ्ट हैंड, जिसको ये नहीं समझ आया। ओके, तो अगली बार मैं इसका और थोड़ा सा एसएचएम का बेसिक बनाऊंगा और असाइनमेंट मैं भी कराऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जितना मैंने आज सिखाया है उससे आप पहले 10 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप 10 क्वेश्चन घर से करने की कोशिश करना। आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं बच्चे।